हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जब हम लोग रेडियोलॉजी मशीन फ्लोरो या सियाम में के अंडर पेशेंट का कोई भी इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के लिए डाई यूज करते हैं, या फिर विदाउट डाई उस ऑर्गन को इन्हेंस करके जब उस चीज़ को देखते हैं फॉर द डिसीज़ और एनी मास फॉर, तो उसको हम लोग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में लेते हैं। एंड इसके जो मेथड्स होते हैं, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निक फॉर ईच प्रोसीजर्स, अलग अलग प्रोसीजर्स के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होते हैं। एंड इंडिकेशंस, एप्रोप्रिएट क्लिनिकल रीजन्स फॉर यूजिंग ईच प्रोसीजर, जो एक सभी प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं। जो कॉमन कंट्रा इंडिकेशंस हैं, जैसे कंट्रास्ट मीडियम से एलर्जी हो गई, या टेक्निक से प्रॉब्लम, या फिर रेडिएशन का रिस्क होता है। एंड रेडिएशन का रिस्क जैसे कि इसमें हेरिडिटरी हो सकता है, या फिर सोमैटिक इंजरीज हो सकती है। सोमैटिक इंजरीज को डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं ऐसे कि डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स को लॉस ऑफ टिश्यू फंक्शन कहते हैं। इसमें डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट इसमें लॉस ऑफ टिश्यू फंक्शन होगा, लाइक स्किन एरिथमा हो जाएगा, कैटरेक्ट्स। इफ द रेडिएशन डोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सेल्यूलर मैकेनिज्म अलाउ टिश्यू रिपेयर। अगर रेडिएशन डोज एक पीरियड ऑफ टाइम में दिया जाएगा तो सेल्यूलर मैकेनिज्म उसको अलाउ करता है टिश्यू रिपेयर को। एंड देयर इज गिवन greater tolerance than if the dose had been administered, and this implies a threshold dose above which the tissue will exhibit damage because the radiation dose exceeds the capability of the cellular DNA. एंड जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं रेफर्स टू रैंडम मॉडिफिकेशंस टू सेल कंपोनेंट्स, जिसमें डीएनए म्यूटेशन हो सकता है। एंड रेडिएशन डोज की वजह से देयर इज नो थ्रेशोल्ड फॉर स्टोकेस्टिक डोज। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई भी लिमिट डोज नहीं है कि स्टोकेस्टिक कितने पे हो जाएगा, बट जब डीएनए में चेंजेस होते हैं, मैलिग्नेंसी जैसे कि कैंसर है, मैलिग्नेंसी, तो ये स्टोकेस्टिक इफेक्ट का एक टाइप है। एंड स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स में कैंसर बाय स्मॉल डोज इज द सेम एज द कैंसर प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्ज डोज। इसमें डोज का कोई लिमिट नहीं होता, थ्रेशोल्ड डोज कम डोज से भी हो सकता है म्यूटेशन, एंड बड़ी डोज से भी हो सकता है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज लेस विद द स्मॉलर डोज। बट अगर स्मॉलर डोज है तो कैंसर या स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स को होने की चांसेस कम है। एंड द करेंट consensus held by International Radiological Protection Organization is that for comparatively low doses, the risk of both radiation-induced cancer and hereditary disease is assumed to increase linearly with increasing radiation dose. With no threshold, the so-called linear no threshold model, it is impossible to totally avoid staff and patient exposure to radiation.
जो स्टाफ और पेशेंट का अगर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होना है तो उसमें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते रेडिएशन, बिकॉज बट हम लोग इसको एक लिमिट के हिसाब से दे सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं कि उस मिनिमम डोज के अंदर मैक्सिमम बेटर पिक्चर क्वालिटी आ जाए. एंड देयर इज ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट एक्सेस ऑफ कैंसर फॉलोइंग डायग्नोस्टिक लेवल्स ऑफ irradiation during childhood and to the female breast, and among those with occupational radiation exposure. In the UK, about 0.6% of overall cumulative risk of cancer by the age of 75 years could be attributable to diagnostic X-rays. The important factor which influence the risk of developing cancer after exposure to ionizing radiation are genetic considerations such as specific gene mutation and family history, and age at exposure. चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन को एक्सपोजर हो रहा है तो ज़्यादा मोर रेडियो सेंसिटिव होते हैं चिल्ड्रंस देन अडल्ट्स. Sex, such as there is slightly increased risk in females than male, and fractionations and protraction of exposure, such as higher dose and dose rate increase risk because of the influence of DNA damage. So इस हिसाब से रिस्क होता है. एंड इसके लिए जो कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जैसे जस्टिफिकेशन एक टर्म है, जस्टिफिकेशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन इज ऑफ नेट बेनिफिट टू द पेशेंट. मतलब कि जो रेडिएशन एक्सपोजर हम दे रहे हैं पेशेंट को वो जस्टिफाइड हो विद द इमेज क्वालिटी. हमें उतना एक्सपोजर देना है जितने में हमारा प्रॉपर पिक्चर भी आ जाए जिस पार्ट का हम चाहते हैं, एंड उसको ज़्यादा भी ना लगे, जितना मिनिमम हो सके उतना हमें देना है. एंड अलार्प, इसके लिए हम लोग अलारा जो है उसी के अलार्प आजकल वर्ड यूज करने लगे हैं, ALARP मीन्स एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल. तो मतलब क्या है इसका मतलब, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो कम से कम हम लोग उतना फैक्टर दें. So justification is particularly important when considering the irradiation of women for reproductive age because of the risk to the developing fetus. Reproductive age में justification बहुत important हो जाता है. And the mammalian embryo and the fetus are highly radio sensitive. जो मेमेलियन एम्ब्रियो एंड फीटस होते हैं वो हाईली रेडियो सेंसिटिव होते हैं. एंड द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन यूट्रो रेडिएशन एक्सपोजर ऑन डेवलपिंग फीटस इंक्लूड बोथ टेराटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स. सो टेराटोजेनिक का मतलब होता है एबल टू डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फीटस. तो मतलब कि है अगर एक मेमेलियन एम्ब्रियो को रेडिएशन लगा तो ये क्या रिस्क कर सकता है रेडिएशन एक्सपोजर. ये टेराटोजेनिक इफेक्ट्स कर सकता है प्लस कार्सिनोजेनिक कर सकता है. कार्सिनोजेनिक तो आप समझ गए मेलिग्नेंसी से रिलेटेड, बट टेराटोजेनिक, तो टेराटोजेनिक का मतलब है एबल टू डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर फीटस. यानी कि ये एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देगा, फीटस नहीं बन पाएगा.
and the risk of each effect depends on the gestational age at the time of exposure and absorbed radiation dose. एंड ये दोनों एक जो इफ़ेक्ट्स हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं जेस्टेशनल एज, उस टाइम कितने मंथ का एम्ब्रियो है, कितने वीक्स का एम्ब्रियो है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड कितना एक्सपोजर हुआ है उस टाइम और कितना एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज मिला है एम्ब्रियो को। ओके, सो developing fetus is most vulnerable to radiation effects on the central nervous system between 8 to 15 weeks of gestational age, and risk of development of fetal childhood cancer may be greater if exposure occurs earlier in pregnancy। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपिंग जो फीटस होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब सेंसिटिव होता है रेडिएशन के लिए, और ख़ासकर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिटवीन 8 to 15 वीक, 8 से 15 वीक के बीच में। नोट कर लीजिए, 8 से 15 वीक के बीच में गेस्टेशनल एज जो होती है उसमें रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटल चाइल्डहुड कैंसर में बी greater if exposure occurs earlier in pregnancy। ग्रेट इसमें डेवलपमेंट हो सकता है फीटल चाइल्डहुड कैंसर का। एंड द टेरेटोजेनिक रिस्क ऑफ रेडिएशन इज डोज डिपेंडेंट। जो टेरेटोजेनिक होता है रिस्क वो डोज डिपेंडेंट होता है, एंड एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन डोज of less than 50 mg has not been shown to be associated with different pregnancy outcomes compared with exposure background radiation alone। तो मतलब है कि अगर मोर देन हमने 50 मिलीग्रे रेडिएशन एक्सपोजर दिया या पेशेंट ने इन द गेस्टेशनल एज 8 to 15 वीक्स पा लिया, तो क्या होगा, टेरेटोजेनिक रिस्क ऑफ डेवलपमेंट इफेक्ट्स बढ़ जाएगा। ओके, एंड द कार्सिनोजेनिक रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इज हार्डर टू कैलकुलेट एक्यूरेटली। और जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना इज़ हार्डर, नॉट पॉसिबल है। So it is though that the risk of general population of developing childhood cancer is 1 in 500। जो इसका रेशियो है अभी जनरल पॉपुलेशन में तो 1 in 500 है, जो चाइल्डहुड में डेवलपिंग चाइल्डहुड में कैंसर हो रहा है, ये 500 बच्चों में से एक को हो रहा है। फॉर ए फीटल रेडिएशन डोज ऑफ 30 मिलीग्रे द बेस्ट एस्टिमेट इज ऑफ 1 एक्सेस कैंसर पर 500 फीटसेस एक्सपोज्ड। एंड जो फॉर फीटल रेडिएशन होता है डोज जिसकी होती 30 मिलीग्रे, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सेस कैंसर होता है 500 fetuses exposed, and resulting in a doubling of the natural rate. Most diagnostic radiation procedures will lead to a fetal absorbed dose of less than 1 मिलीग्रे। इसमें 1 मिलीग्रे से कम होना चाहिए फॉर इमेजिंग बियॉन्ड मैटरनल abdomen pelvis and less than 10 milligray for direct abdominal and pelvic and nuclear medicine imaging। तो जो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन को फीटल एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कितना होना चाहिए, अगर हम लोग पेल्विस वगैरह एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इसमें होना चाहिए लेस देन 1 मिलीग्रे।
and plus for फॉर इमेजिंग, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर इमेजिन कर रहे हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक का, तब कितना होना चाहिए, लेस देन 10 मिलीग्राम. एंड देयर आर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस विच रिजल्ट इन हायर डोजेस सच एज सीटी स्कैनिंग और मैटरनल पेल्विस. अगर हम लोग सीटी स्कैन पेल्विस कर रहे हैं, मैटरनल पेल्विस, तो इसमें हायर डोसेस होती हैं. इसको वैसे तो अवॉइड ही करना है, नहीं करना है, अदरवाइज देयर वुड बी नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल. बट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो विद द कंसेंट एंड विद द help of physician or radiologist we have to do this. And almost always if a diagnostic radiology examination is medically indicated, the risk to the mother of not doing the procedure is greater than the risk of potential harm to the fetus. तो जब मेडिकली इंडिकेटेड होता है कि अभी हमें ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, तो इसमें जो रिस्क होता है मदर को उस प्रोसीजर से, तो रिस्क होता है फीटस को. हाउएवर व्हेनेवर पॉसिबल अल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स not involving ionizing radiation should be considered before a decision to use ionizing radiation in a female of reproductive age. वैसे तो if female in a reproductive age, we should prefer non-ionizing radiation, non-ionizing procedures such as MRI etc. But if there is medically indicated we have to do it, then only then we have to take decision. It is extremely important to have a robust process in place that prevents inappropriate और unnecessary ionizing. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to have a robust process place that prevents inappropriate or unnecessary ionizing radiation exposure to the fetus. इसमें unnecessary ionizing radiation नहीं मिलना चाहिए. Only which amount is required, only that amount should be given, not extra exposure should be given. And joint guidance from the Health Protection Agency, the College of Radiographers and the Royal College of Radiologists recommends the following. When a female of reproductive age presents for an examination in which the primary beam irradiates the pelvic area or for a procedure involving radioactive isotopes, she should be asked whether she is or might be pregnant. Yes, अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल आती है डिपार्टमेंट में, तो उसको पूछना है वेदर और सी इज मीन्स अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट हो सकती है, तो इस चीज़ का पूछना है. इफ़ द पेशेंट कैन नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, अगर वो बता नहीं सकता है पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सी शुड बी आस्क्ड इफ़ हर मेंस्ट्रुअल पीरियड इज ओवरड्यू, तो उसके पीरियड के बारे में पूछना चाहिए, कब उसकी डेट आई थी. एंड हर आंसर शुड बी रिकॉर्डेड एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आंसर the patient assigned to one of the following 4 groups. अगर पेशेंट वो डेट बताती है पीरियड के बारे में, कब आया कब आना है, तो उस हिसाब से प्रोसीजर कैसे करना है उसको हम लोग को उस हिसाब से तय करना होगा. इसमें 4 कंडीशंस होती हैं. नंबर 1 जिसमें होता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, तो आप इसमें कर सकते हैं एग्जामिनेशन. एंड नंबर 2 पेशेंट डेफिनेटली
और प्रोबेबली प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट हो सकता है तो क्या करना है इसमें, रिव्यू द जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज्ड एग्जामिनेशन एंड डिसाइड वेदर टू डेफर एंटिल आफ्टर डिलीवरी। इसमें आपको चेक करना है कि एग्जामिनेशन जस्टिफाई तो हो रहा है ना, अगर वो वेट कर सकते हैं टिल डिलीवरी देन वेट, बिकॉज this time is very crucial for her, so this time should not be exposed, should be given exposure after pregnancy. And bearing in mind that delaying an essential procedure until later in pregnancy may present a greater risk to the fetus, and a procedure of clinical benefit to the mother may also be of indirect benefit to her unborn child. And after review, a procedure is still considered to be justified and is undertaken, the fetal dose should be kept to the minimum consistent with the diagnostic purpose. अगर किसी भी वजह से उसको करना पड़ रहा है तो उसमें मिनिमम डोज देनी चाहिए, में जस्टिफिकेशन एंड अलाफ शुड नॉट बी फॉरगेटन। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन यहाँ पे जो बनती है वो है लो डोज एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, मतलब कि लो डोज एग्जामिनेशन करना है और प्रेगनेंसी को भी नहीं हम कुछ कर सकते, हटा नहीं सकते। एंड ए low dose examination is definitely as one in which the fetal dose is likely to be below 10 milligram। इसमें fetal dose कितनी होनी चाहिए, below 10 milligram, बिलो होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। And if pregnancy cannot be excluded but the patient's menstrual period is not overdue, then proceed with the examination. If the period is overdue, then the patient should be treated as, अगर पीरियड मिस हो गया है तो पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड एडवाइस द सेक्शन अबव फॉलोड, तो उसको फिर फोर्थ कंडीशन अप्लाई होगी जो है हाई डोज एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। सो इसमें क्या करना है, ए हाई डोज प्रोसीजर इज प्रोसीजर एज एनी एग्जामिनेशन विच रिजल्ट्स इन ए फीटल डोज ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम। इस फोर्थ कंडीशन में फीटल डोज मोर देन 10 मिलीग्राम होती है, laxity of maternal abdomen and pelvis में, and the evidence suggests that such procedures may double the natural risk of childhood cancer। इस टाइप के प्रोसीजर्स में जो नेचुरल रिस्क होता है चाइल्डहुड कैंसर का वो डबल हो जाता है इफ कैरीड आउट आफ्टर द फर्स्ट 3 to 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे स्टिल इन्वॉल्व ए स्मॉल रिस्क ऑफ कैंसर। और अगर ये फर्स्ट 3 से 4 वीक में प्रेगनेंसी में हो रहा है तो इसमें रिस्क है कैंसर का। एंड इंडक्शन ऑफ इफ कैरीड आउट इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसी, और अगर जैसे उसको इस अर्ली स्टेजेस में एक्सपोज किया है एंड व्हेन pregnancy was unrecognized, then this is also the indication for the cancer. Either of two courses can be adopted to minimize the likelihood of inadvertent exposure of an unrecognized pregnancy। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई द रूल
that females of childbearing potential are always booked for these examinations during the first 10 days of their menstrual cycle when conception is unlikely to have occurred. तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑलवेज जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स होती हैं उनको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसमें करना है उनका रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर ऑन रेडियोलॉजिकल एक्सरेज and female patients of childbearing potentials are booked in the normal way but are not examined and are rebooked if when they attend they are in the second half of their menstrual cycle and are childbearing potential and in whom pregnancy cannot be excluded. और अगर जैसे बुक हुआ बट किसी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकी फिर वो दोबारा उन्होंने बुक किया तो उसको जो सेकंड हाफ टाइम चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उस टाइम चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल होती है लेकिन इस टाइम कर सकते हैं बुक जिसमें प्रेगनेंसी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड. सो इफ द एग्जामिनेशन इज नेसेसरी evaluation of the fetal dose and associated risks by medical physicists should be arranged if possible and discussed with the parents and a technique that minimizes the number of views and the absorbed dose per examination should be utilized. However, the quality of examination should not be reduced to the level where its diagnostic value is impaired. The risk to the patient of an incorrect diagnosis may be greater than the risk of irradiating the fetus. And radiography of areas that are remote from the pelvis and abdomen may be safely performed during pregnancy with good collimation and lead protection. And Royal College of Radiologists guidelines indicate that legal responsibility for radiation protection lies with the employer and extent to which this responsibility is delegated to the individual radiologist varies. इसमें जो होता है रेडियोलॉजिस्ट की काफ़ी भूमिका होती है उनको पेशेंट्स को देमसेल्व्स को अदर मेंबर स्टाफ को मेंबर ऑफ द पब्लिक को सबको ध्यान रखना है कि उनको दिक्कत ना हो पाए रेडिएशन से. एंड इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे जब रेडिएशन प्रोटेक्शन और रेडिएशन हजार्ड्स की पढ़ाई करेंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो टॉपिक है बिकॉज़ हम लोग टॉपिक से काफ़ी आगे पढ़ लिए तो हम लोग देखने हैं जीआईटी के कुछ जो हैं इमेजिंग मेथड्स हाउ टू इमेज जीआईटी. सो मेथड ऑफ जीआईटी इमेजिंग जो हैं वो है इसमें प्लेन फिल्मिंग के यूबी वगैरह एंड बेरियम सोलो बेरियम मील बेरियम फॉलो थ्रू स्मॉल बावेल एनिमा एंड बेरियम एनिमा. तो इसके अलावा भी हम करते हैं इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड में करते हैं अल्ट्रासाउंड एंड इसमें 2 टाइप्स का होता है ट्रांस एब्डोमिनल एंड इंडोसोनोग्राफी. ट्रांस एब्डोमिनल एंड इंडोसोनोग्राफी. ओके. एंड इसके अलावा हम लोग सीटी भी करते हैं एमआरआई करते हैं एमआरआई एंड
एंजियो भी करते हैं हम लोग, एंजियोग्राफी। एंड इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग ऑफ जीआईटी भी किया जाता है इफ़ रिक्वायर्ड, इफ मेडिकली इंडिकेटेड। तो अभी हम लोग बेरियम के बारे में जानते हैं। जो बेरियम है, बेरियम सस्पेंशन इज मेड अप ऑफ फॉर्म फाइनली ग्राउंडेड बेरियम सल्फेट। द कंटामिनेंट बेरियम कार्बोनेट इज पॉइजनस। जो बेरियम सस्पेंशन होता है ये फाइनली ग्राउंडेड बेरियम सल्फेट का बना होता है। एंड कंटामिनेंट बेरियम कार्बोनेट इज पॉइजनस होता है। जो कंटामिनेंट बेरियम कार्बोनेट होता है वो पॉइजनस होता है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ बेरियम मस्ट बी वेरी स्मॉल इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू मेक देम मोर स्टेबल इन सस्पेंशन। जो बेरियम के पार्टिकल्स होते हैं वो किस रेंज के होते हैं? 1 माइक्रोमीटर के रेंज के। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। टू प्रिवेंट द पार्टिकल्स क्लम्पिंग ए नॉन आयनिक सस्पेंशन मीडियम इज यूज्ड। जो पार्टिकल्स की क्लम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉन आयनिक सस्पेंशन मीडियम यूज़ करते हैं। And the resulting solution has a pH of 5.3 which makes it stable in gastric acid. तो इसका जो बेरियम सॉल्यूशन होता है उसका pH कितना होता है? 5.3, जो कि इसको क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है गैस्ट्रिक एसिड में। ओके। And these are varieties of barium suspensions, and some of these very important because these come in exams in the MCQs forms. So very top 100, this is the 100% all parts of GIT can be used, and EPIC 150% लार्ज बावल में यूज़ होता है। EZ कैट 1 to 2% सिटी ऑफ GIT में यूज़ होता है। EZ HD तो इस ये यूज होता है 250% ईसोफेगस, स्टमक एंड डिएडेनम में। एंड EZ पैक 100% स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज़ होता है। माइक्रोपैक DC 100% ईसोफेगस, स्टमक एंड डिओडेनम में यूज होता है। माइक्रोपैक लिक्विड 100% स्मॉल एंड लार्ज बावल में यूज होता है। माइक्रोपैक पाउडर ये 76% स्मॉल एंड लार्ज बावल में यूज होता है। एंड पहली बार लार्ज बावल में यूज होता है 115%। एंड पहली बार रैपिड 100% लार्ज बावल में यूज होता है। इसको कई बार जब हम लोग रिवाइज करेंगे देन दिस वुड बी लर्न, नॉट इन अ वंस। ओके। एंड एडवांटेजेस व्हाई वी यूज दिस। सो फर्स्ट, देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ बेरियम सस्पेंशन आर इन यूज। इंग्रेडिएंट्स आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज म्यूकोजल कोटिंग। ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि ऑप्टिमाइज हो सके म्यूकोजल कोटिंग एंड टू मेक इट पैलेटेबल, इसको पैलेटेबल बनाया जा सके। इन मोस्ट सिचुएशंस द प्रिपरेशंस विल बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू गिव ए लोअर डेंसिटी। जो वाटर के साथ इसको बनाया जाता है जिससे कि इसकी डेंसिटी कम हो जाए। एंड मस्ट बी सेकन वेल इमीडिएटली बिफोर यूज़, और यूज करने से पहले इसकी बोतल जो होती है उसको सेक करना है, हिलाना है। एंड एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द GIT रिक्वायर बेरियम प्रिपरेशंस विथ डिफरिंग प्रॉपर्टीज। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बेरियम की ज़रूरत होती है डिपेंडिंग ऑफ द वेरियस
जो होते हैं इसके प्रोसीजर्स। तो जैसे कि बेरियम सोलो है, अभी जैसे बेरियम सोलो के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार हम लोग। बेरियम सोलो में हम लोग बेरी टॉप यूज करते हैं 100% बेरी टॉप 100% सोलो। बेरी टॉप 100%, या फिर इसकी जगह दूसरा कलर ले लेते हैं। इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, EZHD, इसमें 200 से 250% होता है, और इसकी 100 ml हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों की ही 100 ml, और मोर एज रिक्वायर्ड, या फिर जैसे रिक्वायर होते हैं उस टाइम उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। एंड फॉर द बेरियम मील, अभी बेरियम मील में हम लोग क्या कैसे करते हैं, तो बेरियम मील में हम लोग EZHD 250% वेट पर वॉल्यूम यूज करते हैं, EZHD 250% वेट पर वॉल्यूम। एंड ये हाई डेंसिटी होता है, लो विस्कोसिटी वेरियम इज रिक्वायर्ड। जो वेरियम मील होता है इसमें हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी मील वेरियम रिक्वायर्ड होता है फॉर ए डबल कंट्रास्ट मीडियम। वेरियम मील में हम लोग डबल कंट्रास्ट मीडियम के लिए हाई डेंसिटी एंड लो विस्कोसिटी यूज करते हैं, डबल कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। एंड to give a good thin coating that is still sufficiently dense to give satisfactory opacification, it also contains सिमेथिकॉन। ये जो होता है सिमेथिकॉन एक है जिसको कंटेन करता है। एंड ये क्या होता है, एंटी फोमिंग एंड कोटिंग एजेंट होता है। ये एंटी फोमिंग होता है, एंटी फोमिंग एंड कोटिंग एजेंट होता है, कोटिंग एजेंट होता है। एंड सॉर्बिटॉल, जो EZHD है इसमें सॉर्बिटॉल भी होता है। एंड सॉर्बिटॉल ऑल्सो ए कोटिंग एजेंट, क्या होता है इसमें, सॉर्बिटॉल जो है एक कोटिंग एजेंट, क्या है, कोटिंग एजेंट है। नाउ लेट्स सी कि हम लोग बेरियम फॉलो थ्रो में क्या यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। बेरियम फॉलो थ्रो स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसमें हम लोग यूज करते हैं EZ पैक 60 to 100% वेट पर वॉल्यूम, एंड इसका 300 ml यूज होता है। 150 ml यूज करते हैं, 150 ml इफ़ परफॉर्म्ड आफ्टर ए बेरियम मील। अगर बेरियम मील किया है फिर उसके बाद फॉलो थ्रू करना है तो हम लोग कितना यूज करते हैं, 150 ml। और अगर डायरेक्ट बेरियम मील फॉलो थ्रू कर रहे हैं तो इसमें 300 ml यूज करते हैं EZ पैक। एंड दिस प्रिपरेशन कंटेन्स ए सॉर्बिटॉल, एंड ये ऑल्सो सॉर्बिटॉल कंटेन करता है, सॉर्बिटॉल। अभी बताया था सॉर्बिटॉल का क्या काम है, सॉर्बिटॉल का काम है कोटिंग का, ये कोटिंग एजेंट है विच प्रोड्यूसेस
an osmotic herring and is partially resistant to फ्लुक्लेशन। एंड सॉर्बिटॉल का दूसरा भी काम है, वो क्या है, ये है, ये सॉर्बिटॉल जो है प्रोड्यूस करता है ऑस्मोटिक हरिंग को, ऑस्मोटिक हरिंग एंड इज पार्शियली रेजिस्टेंट टू फ्लोक्यूलेशन। ये रेजिस्टेंस होता है हल्का सा किसके लिए, फ्लोक्यूलेशन के लिए, फ्लोक्यूलेशन के लिए। एंड नाउ स्मॉल बाउल एनिमा, सो नाउ स्मॉल बाउल एनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर शुड बी चेंज, स्मॉल बाउल एनिमा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें either 1 300 ml कैन ऑफ बेरीटॉफ 100, या तो हम लोग बेरीटॉफ 100 का बेरीटॉफ 100% वेट पर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, इसका 300 ml, या फिर 2 टब्स ऑफ EZ पैक मेड अप ऑफ 1500 ml, 60% weight for volume should be used. And as the transit time through the small bowel is relatively short in this investigation, तो इसमें देयर इज ए रिड्यूस्ड चांस ऑफ फ्लक्चुएशन, इसमें फ्लक्चुएशन का चांस कम होता है। सो दिस इनेबल्स द यूज ऑफ बेरियम प्रिपरेशंस विच आर नॉट फ्लक्चुएशन रेजिस्टेंट। इसमें हम लोग बेरियम प्रिपरेशन यूज करते हैं जिसमें कि फ्लक्चुएशन रेजिस्टेंट नहीं होता है। गैस्ट्रोग्राफिन कैन बी एडेड टू द मिक्सचर एज दिस में हेल्प रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम स्टिल फर्दर। इसमें हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन, बाकी इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग एक एक प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोग्राफिन को ऐड करते हैं जिससे कि ये रिड्यूस करता है ट्रांजिट टाइम को, ओके। एंड नाउ बेरियम एनिमा, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा इसमें हम लोग यूज किसे करते हैं, पहली बार 115% वेट पर वॉल्यूम एंड इसका 500 ml या फिर मोर एज रिक्वायर्ड, जैसा रिक्वायर्ड होता है। ये 5 है, बहुत गंदा सा 5 है, लेट बी राइट इट परफेक्टली, 500 अभी सही है। रिड्यूस्ड डेंसिटी बिटवीन 20 to 40%, इसमें डेंसिटी जो होती है इसकी रिड्यूस होती है 20 to 40% होती है फॉर सिंगल कंट्रास्ट एग्जामिनेशन, ये फॉर सिंगल कंट्रास्ट एग्जामिनेशन के लिए होती है। एंड नाउ इसके हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चेक करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ बेरियम ओवर वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट इज, और वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट्स क्या है, दैट इट रिजल्ट इन बेटर कोटिंग एंड दस बेटर म्यूकोजल डिटेल। ये बेटर कोटिंग करता है जिससे इसकी म्यूकोजल डिटेल्स
बेटर आती है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी कम होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसिक्वेंट एब्डोमिनल सीटी इज रेंडर्ड डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट पॉसिबल टू इंटरप्रेट। इसमें सबसिक्वेंट एब्डोमिनल सीटी होती है और रेंडर्ड हो सकती है, डिफ़िकल्ट होता है इसको इंटरप्रेट करना। एंड पेशेंट में नीड टू वेट फॉर अप टू Patient may need to wait for up to 2 weeks to allow satisfactory clearance of the barium। इसके लिए पेशेंट को लगभग 2 वीक तक वेट करना होता है कि पूरी तरीके से ये बेरियम बाउल से क्लियर हो सके। देयर मे ऑल्सो बी सम रिडक्शन इन अल्ट्रासाउंड क्वालिटी, और ये जो होता है ये अल्ट्रासाउंड क्वालिटी में भी रिडक्शन कर देता है, कमी कर देता है। It is advised that CT and or ultrasound are performed before that barium study। और ये एडवाइस किया जाता है कि जो CT और अल्ट्रासाउंड होता है ये परफॉर्म होते हैं बिफोर द बेरियम स्टडी, बिकॉज हाई मॉर्बिडिटी associated with barium in the peritoneal cavity। अगर पेरिटोनियल कैविटी में बेरियम पहुंच जाता है तो इसमें मॉर्बिडिटी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हो सकते हैं कैसे? परफोरेशन है। इफ़ देयर इज अ चांस ऑफ परफोरेशन देन देयर वुड बी वेरी चांसेस ऑफ मॉर्बिडिटी। परफोरेशन में क्या है? द एस्केप ऑफ बेरियम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज रेयर। इफ लार्ज अमाउंट एंटर टू द पेरिटोनियल कैविटी इट इज एक्सट्रीमली सीरियस एंड विल प्रोड्यूस पेन एंड सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर ये पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गया तो इससे सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने का चांसेस रहता है। एंड इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ एग्रेसिव इंट्रावेनस फ्लूइड रेसिसिटेशन, इमरजेंसी सर्जरी विथ कॉपियस वॉशआउट एंड एंटीबायोटिक्स होता है। ए 50% मॉर्टेलिटी रेट इज़ कोटेड। इसमें 50% मॉर्टेलिटी रेट होती है, इज कोटेड। एंड दोज दैट सर्वाइव 30% विल डेवलप ग्रेन्युलोमेटा। जिसमें 30% होते हैं उनमें ग्रेन्युलोमेटा डेवलप हो जाते हैं। एंड पेरिटोनियल एडेशंस एंड इंट्रामीडिएस्टिनल बेरियम ऑल्सो हैज़ ए सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो अगर इंटरमीडिएस्टिनल रीजन में बेरियम पहुंच गया तो इसमें सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी रेट होती है। इट इज़ imperative that a water soluble contrast medium be initial agent used for any investigation in which there is a risk or suspicion of perforation। अगर डाउट है कि उसको परफोरेशन हो सकता है या फिर है रिस्क परफोरेशन का, तो उसमें वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट शुड बी यूज्ड, नॉट बेरियम शुड बी यूज्ड, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली हजार्डस फॉर दैट पर्सन, हार्मफुल फॉर दैट पर्सन। ओके, एंड वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट का एक एग्जांपल है गैस्ट्रोग्राफिन। गैस्ट्रोग्राफिन यूज की जाती है in place of barium for the GI study। Okay, and next, aspiration। Aspirated barium is relatively harmless। Sequelae include pneumonitis and granuloma formation। जो एस्पिरेशन होता है, एस्पिरेटेड बेरियम इज रिलेटिवली हार्मलेस होता है, बट इसमें सिक्वल इंक्लूड न्यूमोनाइटिस एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। बट इसमें न्यूमोनाइटिस का चांसेस होता है एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन का भी चांसेस होता है। इसमें फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर। और जो एस्पिरेशन में इसमें कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं? फिजियोथेरेपी फॉर बोथ एस्पिरेटेड बेरियम एंड लो स्मॉलर कंट्रास्ट मटेरियल।
जो लो स्मोलर कंट्रास्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी यूज की जाती है एंड शुड बी अरेंज्ड बिफोर द पेशेंट लीव्स हॉस्पिटल एंड दिस शुड बी अरेंज्ड अगर पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ने से पहले एंड इंट्रावेजेशन इसमें द दिस वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन में रिजल्ट इन ए बेरियम पल्मोनरी एम्बोलस विच कैरीज ए मॉर्टेलिटी ऑफ 80%। ये वैसे तो काफ़ी रेयर होता है कॉम्प्लिकेशन बट दिस इज़ पल्मोनरी एम्बोलस एंड विच इसमें 80% तक चांसेस होते हैं मॉर्टेलिटी के फॉर। तो ऐसे होता है। इसमें कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन इम्पैक्शन वगैरह। एंड नाउ water soluble contrast agents. There are numerous water soluble contrast medium available in the market. Two agents of particular note are gastrographin and gastromicro. इसमें दो कौन कौन से हैं, गैस्ट्रोग्राफिन एंड गैस्ट्रोमाइक्रो होते हैं। एंड गैस्ट्रोग्राफिन इज एन एनीसीड टेस्टिंग हाई ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट एजेंट। जो गैस्ट्रोग्राफिन है वो एक एनीसीड टेस्टिंग एंड हाई ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट एजेंट है। इसका केमिकल नेम है सोडियम एमिडोट्राइजोएट एंड मेग्लूमाइन एमिडोट्राइजोएट कंटेनिंग ए वेटिंग एजेंट फॉर ओरल एंड रेक्टल यूज। ये कंटेन करता है वेटिंग एजेंट फॉर ओरल एंड रेक्टल यूज के लिए। एंड although primarily used in diagnosis, it is high osmolarity is exploited to help achieve bowel catharsis in CT colonoscopy। इसका जो होता है CT colonoscopy में काफ़ी यूज किया गया है टू डायग्नोज द ट्रीट ऑफ म्यूकोनियम ileus and also in the adhesive small bowel obstruction में भी its use needs to be especially carefully monitored and in the frail and very young owing to patient potential profound fluid and electrolyte disturbance. It should be diluted 4 to 5 fold for rectal administration। मतलब क्या है, ये जो होता है इसको केयरफुली मॉनिटर किया जाता है इन फ्रेल एंड वेरी यंग ओइंग पोटेंशियल प्रोफाउंड में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कर सकता है। इट शुड बी डाइल्यूट करना चाहिए 4 से 5 गुना फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट एजेंट्स में बी गिवन ओरली। जो लो स्मॉलर कंट्रास्ट एजेंट्स होते हैं उनको ओरली दिया जाता है माउथ से बाय बट टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं होता है। एंड गैस्ट्रोमीरो इज जो गैस्ट्रोमीरो होता है वो लो ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट एजेंट होता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है एंड ये कंटेन करता है आयोपामिडोल। जो गैस्ट्रोमीरो है वो क्या कंटेन करता है, आयोपामिडोल, जो कि होता है इज ए मोर पैलेटेबल ऑरेंज फ्लेवर्ड अल्टरनेटिव। ये ऑरेंज फ्लेवर अल्टरनेटिव होता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या है, इसमें क्या क्यों यूज करते हैं। अगर परफोरेशन है तो हम लोग वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट्स यूज़ करते हैं। मिकोनियम एलियस है तो यूज करते हैं। टू डिस्टर्ब बावल फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ऑन सीटी टू डिस्टिंग्यूश जो बावल से स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्यूश करने के लिए सिटी में यूज करते हैं। डाइल्यूट 3% सोल्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडियम लाइक 30 ml ऑफ गैस्ट्रोग्राफिन इन 1 of flavored drink is used so that minimal artifact shadow is produced। जिससे कि आर्टिफैक्ट की शैडो है वो मिनिमम हो जाए
So low osmolar contrast medium is used in aspiration is possibility. अगर एस्पिरेशन का भी चांस है तो भी हम लोग लो osmolar contrast मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। इसमें हाई osmolar contrast मीडिया कैन precipitate pulmonary edema if aspirated not एलोसियम। जो लो स्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है वो नहीं करता है, बट हाई स्मोलर कंट्रास्ट मीडिया अगर एस्पिरेट हो गया तो ये पल्मोनरी एडिमा कॉज कर सकता है। एंड हाई स्मोलर कैन कॉज हाइपोवोलेमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट disturbance due to hyperosmolarity of the contrast media drawing fluid into the bowel। जो हाई स्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है इससे हाइपोवोलेमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाइपरऑस्मोलैरिटी हो सकती है एंड कंट्रास्ट मीडिया ड्राइंग फ्लूइड इनटू द बावल। मतलब कि बावल से कंट्रास्ट मीडिया ड्राई हो सकता है, बट यह लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया में नहीं होता। मे प्रेसिपिटेट इन हाइपरक्लोराइड्रिक गैस्ट्रिक एसिड। इसमें हाइपरक्लोराइड्रिक गैस्ट्रिक एसिड जो HCl होता है प्रेसिपिटेट हो सकता है 0.1 मोलर HCl। ओके, एंड ये नॉन आयनिक, ये जो होता है नॉन आयनिक, जो नॉन आयनिक में नहीं होता है, तो इसमें नॉन आयनिक में नहीं होता है। तो इसमें कंट्रास्ट वालों के लिए जो है ये इंडिकेशंस हैं डिस्पेजिया, पेनफुल swallow, anemia with a barium meal, assessment of tracheoesophageal fistula and assessment of the site of perforation। और इसमें असेसमेंट होता है साइट ऑफ परफोरेशन का। एंड इसके जो कंट्रा इंडिकेशन है स्वालो के वो नहीं है। इंडिकेशन ये होगा एंड कंट्रा इंडिकेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो नन कर दीजिए, ठीक है। एंड जो कंट्रास्ट मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो है EZHD 200 to 50%, वेरी टॉप 100% weight per volume, 100 ml or more as required, water soluble contrast agent if perforation is suspected। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट देते हैं अगर परफोरेशन सस्पेक्टेड होता है, लाइक कॉनरे और गैस्ट्रोग्राफिन। एंड लो स्मोलर कंट्रास्ट मीडिया भी दे सकते हैं 300 मिलीग्राम पर ml इफ़ इज द सेफेस्ट इफ़ देयर इज ए रिस्क ऑफ एस्पिरेशन का रिस्क है तो लो स्मोलर कंट्रास्ट मीडिया देंगे। एंड गैस्ट्रोग्राफिन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला और वेन एस्पिरेशन इज ए पॉसिबिलिटी। अगर उसमें फिस्टुला का चांस है ट्रैकियोएसोफेजियल का तो गैस्ट्रोग्राफिन नहीं यूज करनी है। एंड इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे अगर एस्पिरेशन का चांसेस है। बेरियम शुड नॉट बी यूज्ड इनिशियली इफ परफोरेशन इज सस्पेक्टेड, इफ परफोरेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड ए वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट देन ए बेरियम एग्जामिनेशन शुड बी कंसीडर्ड। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह क्या यूज करते हैं। रैपिड फ्लोरोस्कोपी इमेजेस, रैपिड एक्सपोजर 6 frames S1 और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द लेरिंजोफेरिंक्स एंड अपर इसोफेगस ड्यूरिंग डेग्लूटेशन।
इसमें कि हम लोग यूज करते हैं फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट, एंड इसमें रैपिड इमेजेस होती हैं, वीडियो फॉर्म में भी हमारा जो लाइव होता है वो दिखते हैं, एंड may be required for assessment of the laryngopharynx and upper esophageal during glutation। जब हम लोग निकलते हैं तो उस टाइप का वीडियो बन जाता है, जिससे हम लोग देख लेते हैं कि उधर पे स्ट्रक्चर है या क्या प्रॉब्लम है। एंड इसमें पेशेंट प्रिपरेशन क्या चाहिए, कोई पेशेंट प्रिपरेशन नहीं चाहिए। बट एज फॉर बेरियम मील इफ द स्टमक इज ऑल्सो बी एग्जामिन्ड, अगर स्टमक को एग्जामिन करना है तो हम लोग को बेरियम मील का प्रिपरेशन यूज करेंगे। बट अगर स्टमक एग्जामिनेशन नहीं होना है, सॉलो में हमें सिर्फ कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर तक देखते हैं, इस वजह से इसमें कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसमें जो टेक्निक्स यूज करनी होती हैं, तो इसमें स्टार्ट विद द पेशेंट इन इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट खड़ा है, एंड राइट एंटीरियर ऑब्लिक में भी इसको लेंगे। पोजीशन टू द प्रोजेक्ट एंड इसोफेगस क्लियर द स्पाइन, राइट एंटीरियर पोजीशन लेंगे टू प्रोजेक्ट द इसोफेगस, जिससे कि स्पाइन क्लियर है। एंड एम्पल माउथ फुल ऑफ बेरियम इज स्वॉलोड, मुंह भर के जब पर्याप्त मात्रा में बेरियम स्वॉलो करेगा, दिस bolus is observed under fluoroscopy and dynamic assessment to assess the function of the esophagus. Then further mouthful with spot exposures to include the whole esophagus with indicated AP view of the gastroesophageal junction. तो gastroesophageal junction also known as cardiac junction, तो कार्डियक मतलब कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन, तो इसको हम लोग एपी व्यू में लेते हैं। कॉन्ड व्यू ऑफ द हाइपोफैरिंक्स शुड बी ऑब्टेन्ड विद द फ्रेम, रेट्स ऑफ 3 to 4 per second to include AP lateral oblique views while the patient swallows कंट्रास्ट। जब पेशेंट कंट्रास्ट swallow करता है तो AP lateral oblique व्यू लेते हैं, जिसमें 3 से 4 पर सेकेंड हम लोग इमेजेस लेते हैं। एंड पेशेंट इज प्लेस्ड सेमी प्रोन इन ए रिकवरी पोजीशन इन ए लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन विद देयर right arm by their side behind their back, and the left arm should be support the cup containing contrast. On further swallow with a single bolus is observed under fluoroscopy to access motility with the effect of gravity eliminated. A standard single contrast view should be obtained as patient rapidly sips and swallows contrast as best identifies hernias, after mucosal rings and varices. So the patient is placed semi-prone in a recovery position in the left posterior oblique position with their right arm by their side behind their back, and the left arm used to support the cup containing contrast. इसमें जो है कि लेफ्ट आर्म में हम लोग कप को दे देंगे एंड उसको खड़ा कर देंगे, और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक की पोजीशन में, जिससे कि वो पिएगा तो हम लोग उसको swallow करते टाइम इमेज ले लेंगे। एंड वन फर्दर swallow विथ ए सिंगल bolus is observed under fluoroscopy and access motility with the effect of gravity eliminated. A distended single contrast view should be obtained as the patient rapidly sips and swallows contrast as this best identifies hernias, subtle mucosal rings and varices. एंड इसमें हम लोग जो
आफ्टर केयर क्या करनी है, तो इसमें आफ्टर केयर यही है, ईट करना है, ड्रिंक करना है एज नॉर्मल बट विद एक्स्ट्रा फ्लूइड्स। इसमें हमें नॉर्मली खाना पीना है बट एक्स्ट्रा फ्लूइड्स लेना है जिससे कि क्लियरेंस ऑफ बावल हो सके एंड कॉम्प्लिकेशंस लीकेज ऑफ बेरियम फ्रॉम अनसस्पेक्टेड परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन अगर था जो कि नहीं होता था और बेरियम दे दिया तो उसमें लीकेज हो सकता है, एस्पिरेशन के भी चांसेस होते हैं। बट इफ़ वी हैव यूज्ड लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया देन एस्पिरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड परफोरेशन है तो हमें कौन सा देना है, कॉर्नरे देना है या फिर गैस्ट्रोग्राफिन देना है जिससे कि कंट्रास्ट रिएक्शन नहीं होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बेरियम मील। So for now, thank you and subscribe, like my channel. See you soon. Bye bye.